बहुत बारिश हो रही है। आज तो मैं भी फंस गया था भाई, सड़क का हाल आज बेहाल है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर। आपका अपना शो, आपका अपना शो, आपका अपना शो, आपका अपना शो क्यों कह रहा हूं? शुरुआत में दिखाऊंगा, आज तस्वीर दिखाऊंगा। ये आपका ही शो है, ये आपका ही चैनल है। आज इसकी एक एक बानगी दिखाऊंगा, एक एक सबूत दिखाऊंगा। लेकिन सीधे मुद्दे की बात में आज कौन कौन सी खबरें हैं पहले वो बता देता हूं आपको, क्योंकि 8 से 9 हर दिन देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आपके लिए देखना, सुनना, जानना, समझना जरूरी है। पहले वो लिस्ट बताता हूं, इसलिए पहले जान लीजिए कि आज सबसे पहले शुरुआत फिर राहुल गांधी से ही करेंगे। राहुल गांधी अमेरिका में कल भी बोले थे और आज विवाद हो गया है। आज फिर राहुल गांधी के नए बयान पर राजनीति में खूब बवाल मचा हुआ है। विस्तार से सुनने, समझने, जानने के लिए आप बने रहिएगा विस्तार न्यूज के साथ, तो बताते हैं सब कुछ विस्तार से। दूसरी खबर में आज आपको बाढ़ बारिश की तस्वीरें दिखाऊंगा। आज अपना प्रदेश बारिश से परेशान है और अगर आप अपने लोग परेशान हो तो उनकी परेशानी में आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज खड़ा रहता है। दिखाऊंगा आज आपको एक एक तस्वीर दिखाऊंगा। कैसे यहां तक डूबकर घर वाले अगर परेशान है तो विस्तार न्यूज का रिपोर्टर भी उसे फील करने के लिए, उसे महसूस करने के लिए, जिम्मेदारों तक ये दर्द पहुंचाने के लिए यहां तक पानी में उतरकर उनके दर्द को समझा है, महसूस किया है। तीसरी खबर में आपको भोपाल में अतिथि शिक्षकों का प्रदर्शन दिखाएंगे। शिक्षक प्रदर्शन कर रहे थे, मुख्यमंत्री ने घर बुला लिया, अब प्रदर्शन खत्म हो गया। पूरी खबर विस्तार से बताएंगे, जुड़े रहिएगा। चौथी खबर में फिर से बात नक्सलियों की होगी। अमित शाह का वो बयान याद है ना आपको, पाताल में भी छिपे होंगे, मारे जाएंगे। बस यही हुआ है, डर कर नक्सली आपस में ही लड़ने लगे हैं। विस्तार से पूरी खबर बताएंगे। संजय ठाकुर हर बारीकी अंदर से खबर लेकर आए हैं बस्तर से, वो सब कुछ दिखाएंगे। पांचवी खबर में आपको कुछ स्कूलों की तस्वीर दिखाऊंगा। स्कूलों से परेशान करने वाली तस्वीरें आ रही हैं। स्कूल पढ़ने के लिए भाई मर्यादा रखिए, कुछ भी नहीं कर सकते आप स्कूल में। छठवीं खबर में दिखाएंगे, पति रील नहीं बनाता था तो पत्नी ने मार डाला। कहां की खबर है, कैसी पत्नी है, जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा। हत्या कर दी पति की कि सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं। और जाते जाते आपको फिर एक रिसर्च दिखाऊंगा। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और विस्तार से खबर बताते हैं। पहली खबर क्या है ये बता दीजिए। राहुल गांधी विदेश में, हल्ला हो रहा देश में। बताइए, राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो देश में सियासी घमासान, राजनीतिक घमासान, बयानबाजियों का दौर शुरू हो जाता है। और इसलिए लिखना पड़ रहा है कि राहुल गांधी विदेश में, हल्ला हो रहा देश में। राहुल गांधी अमेरिका गए हैं, अलग अलग कार्यक्रम में जा रहे हैं। कल भी खबर बताई थी, चीन पर बोले थे, बवाल हो गया था देश में। आज फिर बवाल है, फिर से राहुल गांधी ने ईडी चुनाव आयोग पर बोला है। इतना बोला है कि घमासान मच गया है देश में। सबसे पहले राहुल गांधी का आप चुनाव आयोग वाला बयान सुन लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। देश में बात नहीं हो रही है, विदेश में बात हो रही है। भारत के संवैधानिक संस्थाओं की बात कहां हो रही? विदेशी धरती पर। और हंगामा कहां हो रहा है? देश में। हल्ला हो रहा है देश में। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. No way. I mean, I'd be surprised if they had a financial, huge financial advantage. They had locked our bank accounts for one, but huge war chest. The election commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured so Mr. Modi could, do his thing across the country. States where they were weak were designed differently than states where they were strong. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. बताइए, इतनी सीट मिली इंडिया गठबंधन को, फिर भी राहुल गांधी कह रहे हैं निष्पक्ष चुनाव होते तो बीजेपी 246 के करीब नहीं होती। राहुल गांधी का मतलब क्या है, समझ रहे हैं? राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि इस बार तो बीजेपी को हारना था। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करवाती तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते। अब बीजेपी को बोला है तो बीजेपी गरमाएगी। फिर से बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी के बयान को देश प्रेम से जोड़ दिया है। राहुल गांधी को लेकर बीजेपी क्या कह रही है वो भी सुन लीजिए। सुनाइए बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं।
देश के बाहर कभी भी नेता प्रतिपक्ष ने देश की छवि खराब करने की कोशिश नहीं की, लेकिन ये ऐसे नेता हैं जो कुंठाग्रस्त हैं। मेरे यहाँ कहावत है, जो अज्ञानी ज्यादा होते हैं वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन ज्यादा करते हैं। यही राहुल गांधी है। वो काम उनका है, जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको बदनाम करना। मतलब उनका बुद्धि हिली हुई है, उनका मस्तिष्क हिला हुआ है। वो सही कहा जाता है कि वो वास्तव में पप्पू है। राहुल गांधी ने बोला तो भाई हम कोई भी बात विस्तार से करते हैं, आप जानते ही हैं। तो इस बयान पर सिर्फ नेता ही नहीं, जनता को भी सुनाएंगे। विदेश में राहुल गांधी के बयान पर जनता क्या सोच रही है वो भी सुन लीजिए। सुनिए क्या कह रही है देश की जनता राहुल गांधी के विदेश में ऐसे बयानों पर। सुनाइए। की आदत है, वो शासन नहीं मिल रहा है इसलिए वो पागल हुए घूम रहे हैं और वो विदेशों में भारत को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए। क्लियर शब्दों में कहा तो भारत को आप नीचे दिखा रहे हो। गांधी खुद एक ऐसे नेता हैं जिनके बातों पर कोई ध्यान देता नहीं है। राहुल जी गांधी ने देश के बारे में विदेश जाकर किसी भी प्रकार की देश की बुराई या शिक्षा नीति के बुराई ये नहीं करना चाहिए। वो एक विपक्ष के नेता लोकसभा के बन के बैठे हैं, वो देश के हित की बात नहीं कर रहे हैं, देश को दूसरे रास्ते पे भटका रहे हैं। राहुल गांधी जो बोलते हैं उसका कोई अहमियत नहीं होता, कोई बात ही नहीं होता। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो गलत है, क्योंकि ऐसा बीजेपी का यहाँ माहौल है और बीजेपी काम करते आ रही है। तो मेरा तो मानना है कि उनकी सोच में कमी है, उनको अभी राजनीति का पूरा ज्ञान नहीं है, इसलिए वो अनाप शनाप बात बोलते हैं। यह तो बात चुनाव की हुई। राहुल गांधी ने आज सिखों पर भी बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि भारत में लड़ाई इस बात की है कि एक सिख को पगड़ी और कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी या नहीं। क्या एक सिख गुरुद्वारे जा सकता है या नहीं, किसी भी धर्म को लेकर क्यों बोलना, बताइए। सुना दीजिए राहुल गांधी का सिखों वाला बयान, सुनाइए। The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. राहुल गांधी वैसे तो कई मुद्दों पर बोले हैं, लेकिन सिखों पर बोलकर फिर से बीजेपी को मौका दे दिया। इस बार तो बीजेपी ने कोर्ट तक घसीटने की धमकी दे दी है नेता प्रतिपक्ष को। सुन लीजिए फिर से बीजेपी के नेताओं को सिख वाले बयान पर कैसे गर्म हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, पलटवार कर रहे हैं। सुनाइए भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है। Whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. कहां पे आपको किसी सिख कम्युनिटी के मेंबर ने या रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि हमें पगड़ी पहनने में मुश्किलात है? पिछले 60 साल से ऊपर से आई बीन वेयरिंग अ टर्बन। मेरा राहुल गांधी को चैलेंज है, जो बात वो विदेश में कह रहे हैं सिखों लेकर हिंदुस्तान में कहें और मैं उनके खिलाफ मुकदमा करूंगा। विदेश में जाकर कहने से उनके खिलाफ मुकदमा नहीं बनता। देश में आकर यही बात रिपीट करे ना कि भाजपा ने सिखों की पगड़ियां उतारी या उनके कड़े उतारे, तो मैं उनको वापस ठीक ढंग से कोर्ट के अंदर घसीटूंगा। देश की छवि खराब करने की कोशिश देशद्रोह जैसी सीमा में ही आता है। जो कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से तुष्टीकरण की राजनीति की, सिखों का कत्लेआम किया और वो आज पाठ पढ़ाने चले। जो कांग्रेस पार्टी डाइवर्सिटी की बातें करती है, डाइवर्सिटी दिख रहा है। जब सिख नरसंहार हुआ, 4000 सिख मारे गए और आपके पिताजी ने कहा बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है।
बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। जब जब सिखों का जिक्र आता है तब तब बीजेपी राजीव गांधी के दिए इस बयान को जरूर मुद्दा बनाती है और 1984 का सिख दंगा भी याद दिलाती है। राहुल गांधी ने सिखों पर बोला है तो विस्तार न्यूज ने सिख समुदाय के लोगों से भी बात की है। क्या कहा है सिख समुदाय के लोगों ने, वो भी सुनना, जानना, समझना आपके लिए जरूरी है। सुनाइए सिख समुदाय के लोग क्या कह रहे हैं राहुल गांधी के बयान पर। ये कड़े के बारे में जो बात की जा रही है, कृपान के बारे में जो बात की जा रही है, ये पुरातन टाइम से सिखों की निशानी है। राहुल गांधी कौन होते हैं इजाजत देने वाला? ये तो हमारी तरफ से गुरु महाराज की परमिशन है। पगड़ी सिक्की की शान है, कड़ा भी सिक्की का शान है, इसको पहनने के लिए कोई मना नहीं कर सकता। राहुल गांधी तो एक, आप सुनते हैं उनके सारे जोक्स, वो जो भी है वो जोक ही करते हैं। उनको अगर वो ऐसे होते हैं, उनको पता होता टर्बन क्या चीज़ होती है, उनको पता है। सिख इतिहास के बारे में नहीं पता उनको। ये वर्ल्ड वाइड फेमस है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि सिख धर्म में क्या चीज़ वैलिडेटेड है और क्या चीज़ वैलिडेटेड नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं लड़ाई इस बात की है कि भारत में पगड़ी पहनने की इजाजत है कि नहीं। भाई, सिख समुदाय क्या भारत में तो खुद प्रधानमंत्री मोदी कई बार सिख समुदाय के बीच पगड़ी पहने नजर आए हैं और प्रधानमंत्री लगातार सिख परंपरा की तारीफ भी करते रहे हैं। सुना दीजिए एक बार प्रधानमंत्री मोदी को भी सुनाइए। भारत के विचार का भी प्रेरणा पुंज है। अब जिस देश में खुद प्रधानमंत्री पगड़ी पहनकर सिखों का सम्मान कर रहे हैं, वहां इजाजत है कि नहीं, ये तो तस्वीर बता रही है। बाकी राजनीति है, ये तो चलती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर है, अतिथि शिक्षक प्रदर्शन कर रहे थे, मुख्यमंत्री घर बुला लिए। क्या है पूरा मामला? क्या है पूरा मामला? बहुत पुराना दर्द है भाई साहब, मध्य प्रदेश का बहुत पुराना दर्द है अतिथि शिक्षक यानी कि गेस्ट टीचर्स को परमानेंट करने का। 16 साल पुराना दर्द है, 16 साल पुराना दर्द है। एक दिन में तो ठीक होगा नहीं, समय लगेगा ही, लेकिन गेस्ट टीचर्स का यह दुख आज भोपाल की सड़कों पर देखने को मिला। पूरी खबर क्या है, पूरा मामला क्या है, सब कुछ विस्तार से बता देता हूं, समझा देता हूं। आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कों पर करीब 8000 गेस्ट टीचर ने प्रदर्शन किया। कितने? 8000 गेस्ट टीचर्स ने प्रदर्शन किया। अतिथि शिक्षकों का गुस्सा इतना ज्यादा था कि भारी बारिश के बीच भी टीचर्स का प्रदर्शन जारी रहा। टीचर्स का प्रदर्शन तो अपनी वही पुरानी मांगों को लेकर था, लेकिन इस बार का प्रदर्शन का तरीका नया था। क्या था? गेस्ट टीचर्स इस बार प्रदर्शन में तिरंगा लेकर पहुंचे थे और अपने प्रदर्शन का नाम भी तिरंगा यात्रा दिया था। लेकिन शिक्षकों की इस तिरंगा यात्रा ने बीच में झड़प का रूप भी लिया। जब मुख्यमंत्री का आवास घेरने जा रहे शिक्षकों को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो बात हाथापाई तक पहुंच गई, मारपीट तक पहुंच गई। बाद में पुलिस ने हालात को संभाल लिया। अब आपको यह भी बता देता हूं कि अतिथि शिक्षक आखिर प्रदर्शन क्यों कर रहे थे। विस्तार से सब कुछ समझ लीजिए। दरअसल किसी भी राज्य में सरकारें जो स्कूल चलाती हैं उसमें टीचर्स की जरूरत होती है, गुरुजी की जरूरत होती है। लेकिन जब कभी ऐसा होता है कि टीचर्स के जितने पद हैं, अगर उनमें कुछ पद खाली हैं तो सरकार शैक्षिक सत्र शुरू होने से पहले यानी स्कूल शुरू होने से पहले उनकी जगह पर कुछ गेस्ट टीचर रखती है ताकि बच्चों को पढ़ाई व्यवस्थित मिल सके। इसके अलावा अगर कोई टीचर अचानक किसी मेडिकल लीव पर भी चला जाता है या अगर कोई महिला टीचर मैटरनिटी लीव पर चली जाती है तो भी उसकी जगह पर गेस्ट टीचर को रखा जा सकता है। विस्तार से समझिएगा।
लेकिन एमपी में ज्यादातर ऐसे मामलों में ही शिक्षकों को नियुक्ति दी गई है जहां पद खाली थे और परमानेंट भर्ती ना हो पाने की वजह से गेस्ट टीचर्स को रखा गया। मध्य प्रदेश में गेस्ट टीचर्स की संख्या इतनी बढ़ गई कि गेस्ट टीचर्स ने खुद को परमानेंट करने की मांग करना शुरू कर दी। पिछले साल तब के एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टीचर्स को परमानेंट करने का ऐलान किया था। उसी ऐलान को आधार बनाकर आज गेस्ट टीचर्स ने भोपाल की सड़कों पर प्रदर्शन किया। हमारे सहयोगी सूरज तिवारी उस प्रदर्शन में गए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में अगर गेस्ट टीचर्स हमारे प्रदेश के लोग सड़कों पर आएंगे, उनके दर्द को समझने दिखाने के लिए सड़क पर तो जाना होगा। सूरज तिवारी की रिपोर्ट देखिए और समझिए कि किस कदर आज प्रदर्शन करने पहुंचे थे गेस्ट टीचर्स। दिखाइए। लगातार अतिथि शिक्षकों का शोषण होता आ रहा है और हम लोग देख रहे हैं कि लगातार 16 सालों से हम लोग सरकारी स्कूलों में जो सेवाएं देते आ रहे हैं, आज अतिथि शिक्षक भूखों मरने की नौबत आ गई है। हम मोदी सरकार से निवेदन करने आए हैं, तिरंगा यात्रा के माध्यम से आग्रह करने आए हैं। इनको धक्का मुक्ति देंगे। 2 सितंबर 2023 को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा घोषणाएं की गई थी कि आपका जो है आपका अनुबंध 1 साल का किया जाएगा, आपकी विभागीय पात्रता परीक्षा लेके आपको परमानेंट शिक्षक बनाया जाएगा। पुनः आपको मैं हिदायत दे रहा हूँ, आप अपने व्यवस्थित बैठिए। हर बार आश्वासन मिलते हैं, हम चले जाते हैं। पिछली बार भी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे 2 सितंबर को बुलाया था, महापंचायत हुई थी और हमको विभागीय एग्जाम देने को बोला था, लेकिन आज तक वो मांगे हमारी पूरी नहीं हुई। सिर्फ एक मांग पूरी हुई है, पेमेंट की। अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, ये नारेबाजी लगातार कर रहे हैं। ये देखिए लगातार पूरे नारेबाजी, कहीं ना कहीं ये जो अति शिक्षक है लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदर्शन कोई भी हो, राजनीति ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता भाई साहब। इस प्रदर्शन में भी कांग्रेस के नेता उमंग सिंगार पहुंच गए, प्रदर्शनकारियों से बात भी की और क्योंकि विपक्ष में हैं तो सरकार पर निशाना भी साधा। क्या कह रहे हैं उमंग सिंगार, सुना दीजिए। सरकार को अतिथि शिक्षकों की बात सुनना चाहिए और समाधान होना चाहिए, चर्चा से हो सकता है। ये भी चाहते हैं शिक्षकों की चर्चा हो, बात हो। इस पर सरकार को क्या परेशानी बात करने में, क्यों लाठीचार्ज कराना चाहती है? अगर शांतिपूर्वक शिक्षक बात करना चाहता तो इस पर होना चाहिए बात, द्विपक्षीय चर्चा करने में क्या परेशानी? शिक्षकों का कहना कि 3 महीने से इनका वेतन भी नहीं मिला है। स्वाभाविक रूप से पूरे 70,000 पूरे प्रदेश के शिक्षक परेशान हैं और गरीब है बेचारे, अपने परिवार चला रहे। इनके परिवारों के बारे में देख के सरकार को संवेदनशील होकर निर्णय लेना चाहिए। अतिथि शिक्षकों का प्रदर्शन मुख्यमंत्री आवास के बाहर हो रहा था। शाम होते होते सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने टीचर्स के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात भी की और उनकी मांगें सुनी। सीएम से मिलने के बाद टीचर्स ने अपना प्रदर्शन खत्म भी कर दिया। सीधे मुद्दे की बात यह है कि सरकार इसी तरह समाधान के रास्ते पर बात करती रहे और समाधान करती रहे तो ऐसे धरना प्रदर्शन क्यों होंगे। और संवेदनशील सरकार, संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो ये पहल की है, जिसकी वजह से इतने अतिथि शिक्षक जो सड़क पर थे उन्होंने अपना धरना खत्म कर दिया। एक दिन के अंदर सुबह से शाम तक अगर कोई धरना करे और मुख्यमंत्री उसके प्रतिनिधि मंडल को बुला ले और चर्चा करे, बहुत बड़ी राहत की बात है। जिस प्रदेश में लोग प्रदर्शन कर रहे हो, वहां का मुखिया अगर इतना संवेदनशील हो तो वो आपकी चिंता भी करता है, आपकी समस्या को सुनता भी है और समाधान के रास्ते भी निकालता है। अच्छी बात है। चलिए अगली खबर क्या है।
जब आप डूबेंगे तो विस्तार न्यूज का रिपोर्टर भी डूबेगा। ये अनमोल तिवारी है। कहते हैं ना कि जब आप संपादक हों और आपकी टीम में कोई ऐसा साथी हो जिसको आप बड़ा दुलार करते हो, मैं इसको बड़ा दुलार करता हूं। इसको दुलार करने की वजह अभी आप वीडियो में देखेंगे। मैं इसको बहुत मानता हूं, बहुत प्यार करता हूं। क्यों करता हूं आपको बताऊंगा। मैंने भी रिपोर्टिंग की है और मैं रिपोर्टिंग जब करता था, अभी भी करता हूं, तो डूब कर करता हूं। खबरों को महसूस करता हूं, खबरों को जीता हूं। परेशान हो रहे लोगों के बीच जाकर खुद परेशान होता हूं। अनमोल ने भी यही किया है। गर्व है अनमोल तिवारी तुम पर, गर्व। परेशान लोगों के बीच पहुंचकर परेशानी दिखा रहा है। बारिश बहुत ही परेशान कर रही है। मैं खुद परेशान हूं भाई। आज बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा था, इतना पानी भरा था। रायपुर की बात कर रहा हूं। रायपुर इतना पानी भरा था कि गाड़ी बंद हो गई। ऑफिस आने के लिए निकला तो वही हाल। तो आज तो मैं खुद देखा हूं भाई, बाकी पूरे छत्तीसगढ़ में लोग परेशान है बारिश से। और सुनिए, मध्य प्रदेश भी बेहाल है, सब दिखाएंगे। लेकिन पहले आप जल्दी जल्दी ये तस्वीरें देख लीजिए, फिर एक एक तस्वीर विस्तार से दिखाऊंगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में खूब बारिश हुई है। रायपुर, राजनांदगांव, कांकेर, हर जगह बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया, बेहाल कर दिया। और याद कीजिए, जब बारिश शुरू हुई थी तब से मैं आपको सावधान कर रहा हूँ। आपका अपना चैनल परेशान है, इसलिए ग्राउंड पर हमारे सहयोगी पहुंचे हैं, अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से बातचीत की है। देखिए, हमारा मकसद यही है, जहां आप परेशान हो वहां मेरा सहयोगी पहुंच जाए, विस्तार न्यूज का रिपोर्टर पहुंच जाए। आज शुरुआत रायपुर से करेंगे। गली मुहल्ले, सड़क, कॉलोनी सब डूबे हुए हैं। रायपुर की कई कॉलोनियां पानी में डूबी हुई हैं। 2 दिन की बारिश ने राजधानी रायपुर की गलियों को समंदर बना दिया है। हमारे सहयोगी खोमन साहू रायपुर के प्रोफेसर कॉलोनी में पहुंचे तो देखिए उन्हें क्या मिला। रिपोर्ट दिखाइए, खोमन ने क्या भेजा है। लगातार प्रदेश में बारिश हो रही है और राजधानी रायपुर के घरों में पानी घुस गया है। ये तस्वीर देखिए, घरों की तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ। घुटने तक पानी भर गया है। और ये देखिए, जहाँ लोग सोते हैं, जहाँ लोग खाना बनाते हैं, वहाँ भी पानी पूरी तरीके से घुस गया है। बहुत दिक्कत होती, खाना पीना नहीं बना सकते हैं। और रात में सो पाए कि नहीं, पूरा रात जगे हैं। क्या क्या दिक्कत हो रही है दीदी? खाए पिए नहीं आन, अब ये दे सुतत बैठत नहीं बनाते। हाँ, अब बता भाई, बदल कमन खालो स्कूल नहीं के? स्कूल तो जा नहीं सका, गली में पानी भरे है। सांप बिहारी से जो गाय से रात को खेले सांप लग। तस्वीर में किस तरीके से देख सकते हैं, बेड पे लोग बैठे हुए हैं क्योंकि लोगों को डर है कि कहीं घर पर ही सांप ना आ जाए। लोग बेहाल हैं, परेशान हैं, खाना नहीं बना पा रहे हैं। जहां सोते हैं वहां पानी भरा हुआ है, किचन में पानी भरा है, बिना खाए पिए सुबह से परेशान है। रात में इतनी बारिश हुई है कि सो नहीं पाए हैं। खोमन ने कई घरों के अंदर जाकर हाल दिखाया। ये रिपोर्ट भी देखिए। कल देर रात से राजधानी रायपुर में लगातार बारिश हो रही है और बारिश इस कदर हो रही है कि लोगों के घरों में पानी घुस गया है। ये तस्वीर प्रोफेसर कॉलोनी की दिखा रहा हूँ, किस तरीके से जो लोग, एक महिला और एक पुरुष जो है वो लगातार रोड क्रॉस करते हुए नजर आ रहे हैं। जो स्मार्ट रायपुर की बात कही जाती है, दूसरी ओर की तस्वीर भी आपको अखिलेश दिखा रहे हैं, किस तरीके से घरों में पानी घुस गया। लोग जो है रात भर सो नहीं पाए हैं। ड्यूटी जा रही हूँ। ड्यूटी जा रहे हैं? हाँ, हाउस कीपिंग का, वालपोर्ट सिटी।
मालफरोशी टाइम काम करते हैं? हाँ, हाउस कीपिंग का। हाँ, बस बरसात है तो जा रहे हैं, फिर भी अपना ड्यूटी है, पेट रोजी का सवाल है। हाँ। घर के अंदर में पानी घुसा हुआ है, बहुत सारे लोग जो है कितना परेशान है, ये तस्वीर भी आप लोग को दिखा रहा हूँ, क्योंकि प्रोफेसर कॉलोनी में जो लोग रहते हैं ना, उनकी वो आज रात भर सो नहीं पाए हैं। यहाँ ये लोग सोते हैं रोज की तरह और यही खाना बनाते हैं। न तो ये सो पाए हैं और न खाना बना पाए हैं। थोड़ा पानी ड्यूटी नहीं जा पा रहा हूँ मैं लोग। हाँ, बहुत दिक्कत है। खाना कैसे खाएंगे आप लोग? वही तो समझ में नहीं आ रहा है कैसे खाएं। घर में सांप आ जा रहा है, लोग डरे हुए हैं, महिलाएं परेशान हैं, आंखों में आंसू हैं। शहर का ये हाल हुआ है तो जायजा लेने कमिश्नर अविनाश मिश्रा सड़क पर उतरे। जिन इलाकों में पानी भरा था वहां कमिश्नर अविनाश मिश्रा पहुंचे। हमारे सहयोगी खोमन साहू ने रायपुर के कमिश्नर से बात की है। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं, सुनाइए कमिश्नर साहब क्या कह रहे हैं। टीम अभी फील्ड में है, स्पेशली अभी हैवी रेनफॉल हुआ है। कल से 2-3 दिन से आप जैसे लगातार देख रहे हैं हैवी रेनफॉल चल रहा है, तो इसकी वजह से स्पेशली ये जो 6 से 9 बजे आज मॉर्निंग का हुआ वो काफ़ी ज़्यादा आई थिंक क्लाउड बस्ट टाइप का हुआ। उसकी वजह से कुछ जगह पे जल भराव का ये स्थिति है। इस मेन तो हमारे जो नाला है, अभी जितने भी मेजर नाले हैं सारे ओवरफ्लो चल रहे हैं। कुशालपुर अभी जो प्रोफेसर कॉलोनी में यहाँ पे नाले का प्रपोजल हम लोगों ने दिया हुआ है। ये थोड़ा ढलान वाला एरिया है, कुछ एनक्रोचमेंट भी है, इसकी वजह से एक मेजर इशू है। बाकी ओवरऑल आई थिंक टीम पूरा फील्ड में है, कोई इशू नहीं है ऐसे। ये तो आपको रायपुर का हाल दिखाया। अब आपको खैरागढ़ की तस्वीर दिखाते हैं। हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी खैरागढ़ पहुंचे लोगों का हाल जानने। खैरागढ़ में तो घर के अंदर कमर के ऊपर नहीं सोने तक पानी पहुंच गया है, सीने तक, माफ कीजिएगा। और सीने तक पानी में घुसकर हमारे सहयोगी ने रिपोर्ट भेजी है। घर के बाहर का हाल देखकर कोई हिम्मत नहीं करता घर के अंदर जाने का, लेकिन आपके अपने चैनल ने आपकी दिक्कत दिखाने ठानी थी और हमारे सहयोगी अनमोल घर के अंदर पहुंच गए, सीने तक डूबे हुए हैं। और सुनिए, आपको एक बात और बता दूं, आप जब इस रिपोर्ट को देख रहे हैं तो आप मुझे भी कुछ देर के लिए गरिया सकते हैं कि अपने रिपोर्टर को जोखिम में क्यों डाला, गले तक पानी में क्यों दिखाया, टीआरपी चाहिए इसलिए डाल दिया, इसलिए जान जोखिम में डाल दिया। नहीं चाहिए। आपका दर्द कैसे महसूस कर पाएगा मेरा सहयोगी? आपका दर्द कौन दिखाएगा? आपकी इन परिस्थितियों को, इन परेशानियों को कौन दिखाएगा? इस वक्त, इस समय मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस दर्द को, इन परेशानियों को, इनकी जीवन शैली को एक लौता चैनल विस्तार न्यूज है जो दिखा रहा है। एक लौता चैनल विस्तार न्यूज जो इस तरह से दिखा रहा है, खबर में डूब कर दिखा रहा है, उन तकलीफों को महसूस करके दिखा रहा है। और इसलिए मैं कहता हूं, यह आपका चैनल है, केवल आपकी खबर दिखाता है। जहां आप परेशान हैं, कल मेरा सहयोगी जहां 7 लोग अपनी जिंदगी गंवा दिए थे, 7 लोगों की जिंदगी आकाशीय बिजली से खत्म हो गई थी, वहां पहुंचा था और आज खैरागढ़ पहुंचा है। क्यों? केवल आपके लिए, केवल आपके लिए, केवल आपके लिए। दिखाइए अनमोल तिवारी की रिपोर्ट। देर रात हुई भारी बारिश ने खैरागढ़ में बाढ़ ला दिया है। इतवारी बाजार जो है शहर का पूरा पानी से लबालब डूबा हुआ है। कच्चा मकान है लेकिन अंदर से पानी का बहाव इतना तेज आ रहा है कि ये पूरा मकान जो है इस वक्त पानी में लबालब डूबा हुआ है। पूरा पानी में है? हाँ, पूरा पानी है। और आप लोग घर वाले कहाँ हैं? घर वाले बाहर में। चूंकि विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल है तो मैं चाहूंगा कि अंदर जाऊं घर के और आपको अंदर की हकीकत दिखाऊं कि अंदर में किस तरीके के हालात हैं, क्या मंजर है। हमारे सहयोगी नितिन भी हमारे साथ हैं। नितिन, हम लोग अंदर चले क्या? बिल्कुल बिल्कुल चलते हैं आराम से। कि ये देखिए, घर के अंदर हम लोग आ गए हैं और घर के अंदर जो है हालात बहुत बदतर हैं, बहुत बदतर है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये पूरा घर जो है पानी में समाहित हो गया है। पूरा घर जो है इनका पानी में इस वक्त डूब गया है। ये बताइए कि ये आपका पूरा घर मैं पानी में देख रहा हूँ, कब से ये हालात? ये सुबह 8 बजे से। सुबह 8 बजे से। कैसे रह रहे हैं? क्या करेंगे सर, पानी गिर गया तो क्या करेंगे। हम बाढ़ आया और बाढ़ तो आते रहता है। 2 साल पहले और आया था, 1922
2022 में 22 में आया फिर बाढ़ कम था पानी। अच्छा, मुझे ये लग रहा है कि पानी यहाँ तक था, पानी जो है यहाँ तक था, ये पानी अभी कम हुआ है। मतलब मुझे लगता है यहाँ हमारे सीने तक पानी रहा होगा। हाँ। 5 फीट करीब पानी। अंदर आइए राजेंद्र, अंदर आइए और अंदर की तस्वीरें दिखाइए आप, किस तरीके से लोग जो है यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रही है बाढ़ के बीच में, क्योंकि बहुत खतरनाक है ये। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत इधर गहरा है। ये क्या, ये देखिए, ये मिट्टी गिर रही है, मिट्टी का घर है, कच्चा मकान है, लेकिन बाढ़ का कहर ये है कि लोगों के घर जो है कच्चे मकान वो ढह रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे, मुझे देखिए, मुझे माइक जो है टेढ़ा आरा तिरछा करके बोलना पड़ रहा है, क्योंकि ये माइक मैं सीधे नहीं रख सकता हूँ। ये पूरा घर जो है ना, जहाँ पानी जो है, ये पूरा, अगर मैं माइक सीधे करूंगा तो मेरा माइक जो है ये पानी में डूब जाएगा। अब देखिए घर की हालात क्या है। ये घर का आंगन है, बाहर का एरिया है पीछे का, और ये पूरा घर देखिए लबालब पानी में डूबा हुआ है। देखिए यहाँ पर तुलसी की पूजा होती होगी, ये तुलसी भी देखिए पूरा पानी में डूबा हुआ है। सीढ़ी है, सीढ़ी भी देखिए ये पूरा पानी में डूबा हुआ है। और उधर दिखाइए, उधर घर का दरवाजा जो है, घर का दरवाजा जो है वो भी पूरा पानी में डूबा हुआ है, और घर का सारा सामान जो है यहां से बह चुका है। ये स्थिति है घर की। बस इसीलिए कहता हूं, रीजनल नेशनल के चक्कर में नहीं पड़ना है, इमोशनल होना है। ये इमोशनल लड़का है, ये खोमन साहू और ये अनमोल तिवारी इमोशनल हैं। राजेंद्र और अखिलेश जो कैमरा पर्सन गए थे, ये इमोशनल हैं। ये पानी में डूबकर आपकी समस्या दिखा रहे हैं। अगर आप परेशान होंगे तो विस्तार न्यूज आपके पास होगा, आपकी परेशानी को समझेगा। अनमोल ने जो तस्वीरें दिखाई हैं वो आपको कहीं नहीं दिखेंगी। मैंने कहा है, अनमोल ने खैरागढ़ के इतवारी बाजार इलाके में आसपास लोगों का हाल जाना, कई घरों में गए, सड़क पर फंसे लोगों से बात की, पूरे इलाके में और क्या क्या परेशानी है विस्तार से दिखाया। दिखा दीजिए अनमोल की दूसरी रिपोर्ट, दिखाइए। संगीत की नगरी खैरागढ़ में मैं इस वक्त हूँ, और खैरागढ़ जो है पानी में डूब चुका है। घर में हम लोग हैं, और घर जो है, इस घर में देखिए जैसे ही घुसे हम लोग, सिलेंडर तैरता हुआ नज़र आ रहा है। घर में देखिए सिलेंडर जो है वो तैर रहा है। ये पूरा शोकेस जो है पानी में डूबा हुआ है। ये देखिए, ये देखिए मैं जहाँ बैठा हूँ, ये कमरा है, घर का कमरा है जहाँ लोग सोते हैं, और वहाँ से पानी की दूरी आप देख लीजिए कि पानी कितना है घर में। क्या स्थिति है बताइए। ये स्थिति है घर में। पूरा जो घर का बेड है वो डूबा हुआ है, अलमीरा जो है वो पानी में डूबा हुआ है। तो और ज़्यादा होगा। पहले तो इतना था ना, 3 फीट पानी नहीं था यहाँ पे, तो तैर रहे थे ये बेड वगैरह सब। किचन की स्थिति क्या है इसको दिखाइए थोड़ा, आइए ज़रा जूम करके दिखाइए कि हम लोग किचन में हैं। किचन में देखिए क्या स्थिति है, पानी भरा हुआ है, मजबूरन जो है सामान को ऊपर शिफ्ट किया गया है। अब बताइए, अगर किचन में इतना पानी होगा तो खाना कैसे बनेगा, लोग खाएंगे क्या? पानी इतना भरा हुआ है कि सिलेंडर तैर रहा है बाहर, सामान ऊपर है, तो खाएंगे कैसे लोग बताइए। बहुत, आपका घर तो पूरा पानी में है पूरा, अभी तक देखो ना निकले नहीं है पानी। हाँ, पूरा है, कीड़ा है, दुनिया भर का बहुत कुछ है भैया, कुछ बता नहीं सकती। मदद किया सर, तो आप ही लोग हैं, कुछ दिलवाओ आप। ये एटीएम दिखाइए, ये SBI का एटीएम है। लोग अमूमन यहाँ पैसा निकालने आते थे, लेकिन आज ये एटीएम जो है पूरा पानी में डूबा हुआ है। खौफनाक मंजर है, मैं बार बार कह रहा हूँ। पूरा इलाका दूर दूर तक दिखा दीजिए वाइड फ्रेम में राजेंद्र। ये पूरा खैरागढ़ जो है आज इस बाढ़ के सैलाब में डूब चुका है। हर जगह देखिए, ये देखिए होटल हुआ करता था, युवराज होटल, ये होटल डूब गया है। होटल के अंदर सिर्फ और सिर्फ पानी बचा है और कुछ नहीं है। खैरागढ़ के बाद अब आपको राजनांदगांव की तस्वीर दिखा देते हैं। राजनांदगांव में तो थाना ही डूब गया है भाई। देख लीजिए पुलिस थाने का हाल। थाना के अंदर और बाहर भारी जल जमाव है। ऐसा लग रहा है थाना तालाब बन चुका है। 1 करोड़ की लागत से बना है ये थाना। सोचिए कितनी तकलीफ और कितना नुकसान हुआ होगा। बड़ी बड़ी फाइल रहती हैं थानों में, हथियार रहता है जिसको बहुत सहेज कर रखना पड़ता है। ऐसे में पुलिस थाने में इतना पानी भर जाना वाकई चिंता का विषय है। राजनांदगांव की ही दूसरी तस्वीर देख लीजिए। आबकारी विभाग के 2 कर्मचारी बाढ़ में फंस गए हैं। एनडीआरएफ ने दोनों जवानों का रेस्क्यू किया है। दोनों कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात थे। जब पानी बढ़ा तो दुकान की छत पर चढ़कर दोनों जवानों ने जान बचाई। अब देखिए, दोनों गार्ड का रेस्क्यू कर लिया गया है
बताइए, एक तरफ लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, और दूसरी तरफ राजनांदगांव में लोग जान जोखिम में डालकर सीने तक पानी में डूबकर जानते हैं क्या खरीदने आ रहे हैं? शराब खरीदने आ रहे हैं। गजब शौक है भाई, जान की परवाह करिए, जान बची रहेगी तभी शौक भी पूरा कर पाएंगे। शराब पीने जा रहे हैं। चलिए गरियाबंद की भी तस्वीर देख लीजिए, पानी का बहाव कितना तेज है, लेकिन इतने तेज बहाव में भी लोगों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। 2.5 महीने हो गए चिल्लाते। सावधान रहिए भाई। इतना तो आपके घर वाले नहीं बोलते होंगे जितना मैं बोलता हूं, जितना विस्तार न्यूज आपको सावधान करता है। लोग बेखौफ होकर गाड़ी पार करा रहे हैं। देखते जाइए तस्वीर, कोई डर भय है ही नहीं। 5-5 लोग स्कूटर उठाकर नाला पार कर रहे हैं। डराने वाली तस्वीर है, मत कीजिए ऐसा। जान है तो जहान है साहब, जहान। कवर्धा की भी तस्वीर दिखा देते हैं। जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। स्कूल में जल जमाव की समस्या है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। गांव वाले जरूरी कामों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। देख लीजिए तस्वीर, गांव तालाब जैसा नजर आ रहा है। देखते जाइए, पुल के ऊपर पानी बह रहा है, लेकिन ऐसे हालात में भी लोग नहीं मान रहे हैं। जान हथेली पर रखकर गाड़ी पार करा रहे हैं। चौथी तस्वीर देखिए, प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा कवर्धा में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने निकले हैं। क्या कह रहे हैं डिप्टी सीएम? वहां भी पहुंचे हैं विस्तार न्यूज के सहयोगी, सुना दीजिए। अभी काफ़ी बारिश हुई है, ऊपर पहाड़ी क्षेत्रों में भी बारिश हुई है और इसलिए यहाँ पर अनेक गांवों में बाढ़ की स्थिति है, परंतु नियंत्रण में है। उलट से ज़्यादा पानी आ गया था इसलिए है, परंतु अभी वह भी नियंत्रण में है और पूरा प्रशासनिक अमला, कलेक्टर साहब और उनके अधीनस्थ सारे कर्मचारी सब लोग पहुँचे थे। मैं भी पहुँचा था। 2-3 गाँव में हम लोग जा कर के देखे हैं। जो आवश्यकताएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, वो किया जा रहा है। कुछ मुआवजे के प्रकरण बनाए जा रहे हैं, परंतु ईश्वर की दया से कोई जन धन की हानि नहीं हुई है। जब आप परेशान हों और आपके बीच आपका जनप्रतिनिधि तकलीफ होती होगी ऐसी स्थिति में। क्या कह रहे हैं स्थानीय लोग, सुनिए। पानी होता है अभी 4-5 बार, जब से बारिश चालू है तब से 4-5 बार घर में पानी घुस गया है। रहने खाने सबके लिए दिक्कत होता है, सोने के लिए दिक्कत होता है, सामान को इधर उधर सब ले जाना पड़ता है। देखो ना भैया, क्वार्टर पूरा भर गया है और इधर नाली वाली का अच्छा व्यवस्था बना नहीं रहे हैं। काम तो करवा रहे हैं करने के लिए, लेकिन पानी का निकासी अच्छे से हो नहीं रहा है, जिससे हम लोग को बहुत परेशानी हो रहा है। छोटे छोटे बाल बच्चे हैं यहाँ हमारे पास, तो कहाँ जा लेके जाएं हम लोग। रेलवे क्वार्टर में रहने वाले परेशान हैं, शिकायत भी किया, लेकिन अधिकारियों पर कोई असर नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ बारिश से बेहाल है, इसलिए सबसे पहले तस्वीर छत्तीसगढ़ की दिखाई है। बात मध्य प्रदेश की भी करेंगे, लेकिन इन रिपोर्टरों को ये जो मेरे सहयोगी हैं, जो देखिए खोमन साहू है, ये राजेंद्र है, ये अनमोल है। विस्तार न्यूज के ये सहयोगी कमाल कर रहे हैं, बहुत शानदार तस्वीर दिखा रहे हैं। यही रिपोर्टिंग है और ऐसी ही रिपोर्टिंग विस्तार न्यूज करेगा, आपके बीच आकर आपके दर्द को महसूस करेगा। अगली खबर कहां की है? मध्य प्रदेश में भी खूब बारिश हो रही है। सबसे पहले जबलपुर की तस्वीर देखिए। चलती ट्रेन में ऐसा लग रहा है जैसे झरने से पानी गिर रहा हो। ये हाल जबलपुर निजामुद्दीन एक्सप्रेस का बताया जा रहा है। बताइए, एसी बोगी का ये हाल है। ऐसा बुरा हाल है कि एसी से पानी टपक रहा है। यात्री परेशान होने लगे, तकलीफ हुई तो ट्रेन का चादर टांग दिया गया। ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। वाकई परेशान करने वाली तस्वीर है। मंदसौर की भी तस्वीर दिखा देते हैं, देख लीजिए। नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही कम नहीं हुई। रफ्टे के ऊपर पानी बह रहा है, फिर भी रफ्ता पार करने में लोग लगे हुए हैं। पुलिस वालों ने मौके पर पहुंचकर आवागमन बंद करवाया। बहुत बढ़िया काम किया है यहाँ पुलिस ने। ये लोग तो अपनी परवाह किए बिना आ जा रहे हैं। चलिए, कम से कम रस्सी बांध देने से तो कम से कम समझेंगे। अब अगली तस्वीर दिखा दीजिए। अब तस्वीर सिवनी की दिखा देते हैं। यहाँ भी हाल बहुत ही बेहाल है। देर रात से बारिश हो रही है। ये 4 तस्वीरें देख लीजिए। सिवनी में गली मोहल्ले डूबे हुए हैं, घरों में कमर से ऊपर पानी भरा हुआ है। देखिए, दुकान के अंदर का हाल भी दिखा रहे हैं।
कितना पानी भरा है। दुकान में देख लीजिए, ये बारिश कितना नुकसान कर देती है। देख लीजिए, घरों में फंसे लोगों को आपस में, आसपास के लोगों को निकाल रहे हैं, घर में जो फंसे हैं वो लोग रेस्क्यू चला रहे हैं। स्थानीय लोग, बहुत हाल बेहाल है। बाढ़ बारिश ने कितना कोहराम मचाया, तस्वीर के साथ सब कुछ आपको दिखा दिया, बता दिया। अब अगली खबर मैंने आपको बताया था, पाताल ने इतना डराया कि आपस में लड़ पड़े नक्सली। छत्तीसगढ़ की खबर है। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो कहा है ना कि पाताल में भी छुपेंगे नक्सली तो मारे जाएंगे, उसको लेकर हर दिन विस्तार न्यूज आपको एक रिसर्च दिखा रहा है, अंदर की खबर दिखा रहा है, एक्सक्लूसिव खबर दिखा रहा है। वो खबर दिखा रहा है जो आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के किसी चैनल में नहीं देख पाएंगे। हमारे सहयोगी अंदरूनी इलाकों से जाकर नक्सलवाद के खात्मे को लेकर क्या किया जा रहा है, उन प्रयासों को दिखा रहे हैं। मार्च 2026 नक्सलियों के खात्मे का डेडलाइन है। नक्सलियों के खात्मे का डेडलाइन है। ये रोज बात कर रहा हूं, और इसलिए कर रहा हूं क्योंकि रोज नक्सलियों के गढ़ से खबर आ रही है। अमित शाह का वो बयान याद है ना, पाताल में भी छिप जाओ मारे जाओगे। बस यही हुआ है। डर कर नक्सली आपस में ही लड़ने लगे हैं। नक्सलियों में खून खराबा शुरू हो गया है। यह खबर आपको कहीं नहीं मिलेगी। नक्सली एक दूसरे को ही मार रहे हैं, आपस में ही फूट पड़ गई है। बड़ी खबर सामने आई है। लगता है नक्सलवाद के खात्मे में ज्यादा दिन नहीं बचा है। संजय ठाकुर हमारे सहयोगी कहां है भाई? संजय ठाकुर जहां भी हैं उनको लाइव जोड़िए, उनसे बात करेंगे। संजय ठाकुर से बात करेंगे, उन्हें लाइव जोड़िए, आगे बात करेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है। 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। पाताल में भी छुप जाए, जिसके हाथ में हथियार है इसको न्यूट्रलाइज किया जाए। पाताल में भी छुपोगे तो मारे जाओ। गृह मंत्री अमित शाह यही छत्तीसगढ़ में बोल के गए। और पिछले 8 महीनों में नक्सलियों को बस्तर में अब तक का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे जवान एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। इसी बीच नक्सली संगठन में फूट की खबर सामने आई है। नक्सली अपने ही साथियों की हत्या कर दे रहे हैं। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जान लीजिए। जिस नक्सली की हत्या हुई है उसका नाम विज्जा है। विज्जा कांकेर राजनांदगांव बॉर्डर इलाके में सक्रिय था। विज्जा नक्सलियों का एरिया कमेटी मेंबर था और एक बड़ा नक्सली था। विज्जा की हत्या नक्सली लीडर विजय रेड्डी और उसके साथियों ने की। नक्सलियों ने विज्जा को गद्दार घोषित करके उसकी हत्या की। मामले को लेकर क्या कुछ कहा है बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने, पहले सुन लीजिए फिर आगे बात करेंगे। सुनाइए आईजी क्या कह रहे हैं। वर्ष 2024 में हुई विभिन्न मुठभेड़ के पश्चात तेलंगाना राज्य के रहने वाला सीनियर माओवादी कैडर जोगन्ना रणधीर माओवादियों के कैडर के डेड बॉडी बस्तर संभाग के अंतर्गत मुठभेड़ के पश्चात रिकवर की गए थे। इस कारण से अंदरूनी कलह एवं विद्रोह की स्थिति भी निर्मित हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में 3-4 दिन पहले राजनांदगांव कांकेर बॉर्डर डिवीजन कमेटी का एरिया कमेटी मेंबर दक्षिण बस्तर के निवासी विज्जा मरकाम को तेलुगु कैडर विजय रेड्डी के इशारे पर खुद उनके संगठन के कैडर द्वारा हत्या कर दिया गया। यदि इस प्रकार की परिस्थिति से बचना होगा, अभी भी हम स्थानीय माओवादी कैडर से अपील करना चाहते हैं, हिंसा छोड़कर शासन के समक्ष आकर आत्मसमर्पण करें। दरअसल नक्सल संगठन में सारे बड़े नक्सली तेलंगाना या आंध्र प्रदेश से। वैसे ही लड़ाई बस्तर में चल रही है और बस्तर के आदिवासियों का खून सबसे ज़्यादा बह रहा है। लेकिन फिर भी नक्सल संगठन में बस्तर के आदिवासियों को कोई खास बड़ा पद नहीं मिलता है। यहाँ भी वही हुआ है। विजय रेड्डी तेलुगु कैडर से है, यानी तेलंगाना का रहने वाला है, वहीं मारा गया। विज्जा आदिवासी समाज से है जो दक्षिण बस्तर का रहने वाला था। ऐसे में नजर आता है कि नक्सल संगठन में आपस में फूट पड़ने लगी है, बौखलाए हुए। मामले को लेकर पुलिस ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी किया है और नक्सल संगठन में आंतरिक कलह और विद्रोह की बात कही है। ये पहली बार नहीं है जब नक्सल संगठन में आपस में खून खराबा हो रहा है। इससे पहले भी हुए कई मामलों को विस्तार से जान लीजिए। 2 अक्टूबर 2020 को
गंगालूर एरिया कमेटी के DVCM विज्जा मोड़ियाम और DVCM सचिव दिनेश के बीच विवाद हुआ, जिसमें दिनेश और उसके साथियों ने विज्जा मोड़ियाम की हत्या कर दी। 13 अगस्त 2024 को नक्सल कम्युनिकेशन टीम के ACM मनीष कुरसम उर्फ राजू की मुखबिरी के आरोप में हत्या कर दी गई। 21 अगस्त 2024 को महिला कैडर ACM राधा उर्फ नीलसों की पुलिस इन्फॉर्मर होने के आरोप में हत्या कर दी गई। इसी वजह से पुलिस तेलुगु कैडर और आदिवासी कैडर के नक्सलियों के बीच टकराव बढ़ने की बात कह रही है। और अगर ऐसा होता है तो नक्सलवाद के खात्मे में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि जमीन पर लड़ने वाले नक्सलियों के अधिकांश कैडर आदिवासी हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कौन जुड़ रहा है? संजय ठाकुर। खबर सुन रहे थे, खबर में आगे क्या है? और ये जो आपने खबर भेजी है आज, जो आपने पूरी पड़ताल की है संजय, ये तो वही है कि अब तो गृह युद्ध मचा हुआ है। और जब आपस में घर में लड़ाई होती है तो बाहर तो दुनिया देख के तमाशा ही देखती है संजय। देखिए, पूरा मामला जो है वो यही है कि जितने भी ऊंचे कैडर के नक्सली हैं जो नेतृत्व करते हैं, वो सारे लोग जो हैं वो तेलंगाना या आंध्र प्रदेश के ही आने की तेलुगु हैं, लेकिन जो लड़ते हैं ग्राउंड पे जाकर के, जो गोली खाते, जो मरते हैं, वो सारे आदिवासी हैं। आदिवासियों को अब तक कोई बहुत बड़ा पद मिला नहीं है। अगर हिड़मा को छोड़ दिया जाए तो ऐसा कोई भी आदिवासी नहीं है जो CC मेंबर तक पहुंचा हो। लेकिन एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि हिड़मा अभी तक ऑफिशियल तौर पे CC मेंबर नहीं बना है, यानी इकलौता आदिवासी था, वो भी बहुत बड़े पद पे नहीं जा पाया। ऐसे में ये जो लड़ाई है वो इसी बात की है कि आखिर नक्सल संगठन में जब गोली आदिवासी खा रहे हैं तो उन्हें ऊंचे पद क्यों नहीं दिए जाते। और क्योंकि अब संगठन कमजोर हुआ है, लगातार बड़े इनकाउंटर्स हो रहे हैं, तो इनका जो अंतरकलह है ये उभर कर अब बाहर आने लगा है। और यही वजह है कि पुलिस ने भी इसका फायदा उठाया है। पुलिस ने फिर अपील कर दी है कि जो लोग असंतुष्ट हैं वो वापस मुख्यधारा में आइए। और देखिए, ये होना ही था, आज नहीं तो कल, क्योंकि जब इतना बड़ा संगठन आप चलाते हैं तो उसमें इस तरह का असंतोष पैदा होता है, जो अब नक्सल संगठन ही पैदा हो गया है। लेकिन नक्सलियों का क्योंकि गुरिल्ला कानून है, वहाँ पे कंगारू कोर्ट लगती, वहाँ पे देखिए एक जनात लगाई और विज्जा की हत्या कर दी। आरोप लगा दिया कि इसने हमारे पैसे लेकर के और कारतूस लेके भाग रहा था। संजय, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये जो आपस में लड़ाई हो रही है इसका बाकी नक्सलियों में भी एक बौखलाहट, एक तो देखिए, एक तो फोर्स चढ़ी हुई है, एक तो लगातार फोर्स चढ़ी हुई है और फोर्स लगातार इनकाउंटर कर रही है, ढूंढ रही है, नक्सली दूसरे राज्य भाग जा रहे हैं, और दूसरा आर्मी जमीन तलाश रही है, और तीसरा नक्सली संगठनों में आपसी फूट। तो ये जो नक्सली बाकी के बचे ये भी कहेंगे भाई चलो मुख्यधारा में लौटो, और नई सरेंडर नीति आ ही रही है, विजय शर्मा गृह मंत्री ने बता ही दिया है। तो ये बहुत डिरेल नहीं हो रहा है नक्सलवाद, मतलब उसी दिशा में बढ़ रहा है जो अमित शाह ने लक्ष्य रखा है। देखिए, चौतरफा दबाव बढ़ा है और सबसे मुख्य बात यह है कि 70% नक्सली जो हैं, जो ग्राउंड पे लड़ते हैं, वो आदिवासी हैं, वो बस्तर के हैं। देखिए, जब कोई इनकाउंटर होता है तो आप नाम पढ़िए, आपको उसमें जो अधिकांश नाम मिलेंगे वो बस्तर के लड़ाके जो नक्सल संगठन में शामिल हुए थे। और जो बड़े लीडर जो हैं वो सिर्फ प्रेस विज्ञप्ति निकालने का काम करते हैं, वो ऊपर बैठे रहते हैं, जंगलों में छुपे होते हैं और वो सिर्फ दिशा निर्देश देते हैं। ऐसे में असंतोष बढ़ गया है कि गोली खा रहा है कौन, बस्तर जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अगर संजय, अगर इस बात को देखिए, इस बात को अगर कोई समझाने में सफल रहा ना, जो संजय कह रहे हैं, संजय बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। संजय ये कह रहे हैं कि गोली खाने वाला कौन, जो बड़े नक्सली हैं वो तेलंगाना आंध्र प्रदेश के होते हैं, वहां बैठकर नेतृत्व करते हैं। गोली कौन खा रहा है? बस्तर का आदिवासी। तो ये समझाने में जो संजय बहुत बड़ा संकेत दिया आपने, बहुत बड़ा इनपुट भी दिया कि अगर ये समझाने में सरकार कामयाब हो जाती है, नक्सल सरेंडर नीति पॉलिसी ऐसी बनाती है कि नहीं भाई आओ मुख्यधारा में जुड़ो, कहां गोली खा रहे हो, तो ये बहुत बड़ा प्रहार होगा। बहुत शुक्रिया संजय, आप इसी तरह से इन्वेस्टिगेशन करते रहिए और जब तक नक्सलवाद का खात्मा ना हो जाए वहां से अंदर की खबर भेजते रहिए। बहुत शुक्रिया संजय, बहुत शुक्रिया। अगली खबर क्या? अगली खबर देख लीजिए। ये बताइए, पति रील नहीं बनाता था तो पत्नी ने मार डाला। मैं भी नहीं बनाता हूं रील, मैं भी नहीं बनाता हूं। यह खबर दिखाना इसलिए जरूरी है कि पत्नी ने मार डाला है रील नहीं बनाने की वजह से। पत्नी ने पति को मार डाला है। जानते हैं क्यों? क्योंकि पति सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहता था। पूरी घटना ग्वालियर की, मध्य प्रदेश के ग्वालियर की। आरोपी महिला ने
ममेरे जेठ के साथ मिलकर युवक को मौत के घाट उतार दिया है। तस्वीर देखिए, आरोपी की तस्वीर दिखा रहे हैं। महिला का नाम ज्योति कौरव है और दूसरे आरोपी का नाम सुरेंद्र कौरव। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस के गिरफ्त में हैं। जानते हैं ज्योति ने पति को क्यों मारा है? जानना चाहते हैं? ज्योति कौरव को स्मार्ट और एडवांस पति चाहिए था जो सोशल मीडिया पर अच्छा एक्टिव रहता हो, लेकिन आरोपी के पति को सोशल मीडिया में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। इसी वजह से ज्योति अपने पति को नापसंद करती थी। महिला का ममेरा जेठ सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर खूब एक्टिव रहता था। यही वजह है कि दोनों आरोपियों के बीच नज़दीकियां बढ़ गई थी। महावीर को इस बात की भनक लगी तो दोनों आरोपियों ने मिलकर महावीर शरण कौरव के हत्या की साजिश रच डाली। ग्वालियर से आलमपुर जाने के दौरान सुरेंद्र ने महावीर को पहले नशीला पदार्थ पिलाया, फिर सिर पर पत्थर मारकर युवक की जान ले ली। हत्या की सुपारी मृतक की पत्नी ने फोन कर दिया था। देख लीजिए तस्वीर। इसी कुएं में सुरेंद्र ने अपने ममेरे भाई की जान ली है। पुलिस को जब आरोपी हाथ लगा तो उसे पकड़कर कुएं तक लाई। शव को रस्सी के सहारे निकाला गया। सुना दीजिए पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, सुनाइए। की पत्नी एडवांस थी और एक्टिव थी और उसे शायद पति लगा कि सीधा साधा है, तो उसे वो हटाने के लिए और उन लोगों ने ये घटना की। महिला को और उसके मृतक का जो मामा का लड़का है आरोपी है सुरेंद्र कौरव, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और अभी PR ली गई है। उससे जो जब्ती होगी मोबाइल मृतक का और आरोपी जो जिनमें कपड़े में खून लगा था वो सभी अभी जब्ती की जाएगी और इसके बाद फिर से न्यायालय पेश किया जाएगा। बताइए, ममेरे भाई को मारकर पैसा, पर्स सब लूट लिए। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी हो गई और अगली खबर की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। उसकी वजह क्या है? समय हो गया। खबर तो है, खबर दिखाने के लिए खूब खबर हम तैयार करते हैं, लेकिन अगली खबर की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। आपको दो चीज़ दिखाना पड़ेगा। क्या क्या दिखाना पड़ेगा? एक तो सोशल मीडिया देख लीजिए आप पहले, बहुत दिन से नहीं दिखाया हूँ। X पर आप जाइए, अपनी समस्या लिखिए। जो अतिथि शिक्षक हैं लगातार X पर लिख रहे थे, हमने आज पूरी पड़ताल दिखाई है, पूरी खबर दिखाई है, उनका दर्द दिखाया है। फेसबुक पर जाइए, 40 मिलियन लोग, करोड़ों लोग विस्तार न्यूज देख रहे हैं। करोड़ों लोग यहाँ जाइए। 3-3, 4-4 मिलियन लोग, 3-3 मिलियन लोग, करोड़ों लोग यूट्यूब में देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? विस्तार न्यूज देख रहे हैं। इंस्टा पर जाइए, मिलियंस लोग रील देख रहे हैं हमारी खबरों के। इसीलिए कह रहा हूं कि आपके पास कोई खबर हो तो इस नंबर पर डाल दीजिए, 8282824982, इस पर डाल दीजिए। आपकी खबर दिखाएंगे। अनमोल तिवारी, खोमन साहू, दुर्गेश साहू, अंचल शुक्ला, पुनीत विजयवर्गीय, संतोष कृष्णानी, ये जितने रिपोर्टर, दिलीप जायसवाल, ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे लोग आपके पास पहुंचेंगे, खबर दिखाएंगे। फिलहाल पीछे से आदेश से जाना पड़ेगा। अभी इजाजत दीजिए। 8282824982 पर अपनी खबर जरूर भेज दीजिएगा। आपकी खबर दिखाने के लिए विस्तार न्यूज, आपका अपना चैनल, तत्पर रहता है।